टोटल कितना हुआ? 135। ठीक है, नहीं आया, ये माइनस है दोनों जगह। ऐसे भी तो लिख सकते थे, अगर माइनस वाली वैल्यू रख लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, और प्लस वाली रख देंगे तो तब तो फिर प्लस ही लेकर चलते हैं। लो, हम ये भी कह सकते हैं राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार की संपूर्ण उधारी, ये भी तो है। अब सरकार को कितना रुपया उधार लेना है टोटल? 135 रुपया लेना है ना। टोटल कितना लेना है? 135 रुपया सरकार को उधार लेना है, तो सरकार की संपूर्ण उधारियां भी तो है राजकोषीय घाटा। सरकार का संपूर्ण उधारियां भी है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैंने यहां पर क्या कहा फिर से समझना। बजटीय घाटा तो समझ में आ गया था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से हमने निकाल दिया था, ठीक है। अब सरकार को दो तरीके से प्राप्ति हो रही है वहां पूंजीगत प्राप्ति में। कैसे हो रही है? विनिवेश से और उधारियों से प्राप्ति हो रही है, ठीक है। मनमोहन सिंह 1991 में आते हैं, कहते हैं कि गड़बड़ है आपका, हमको बजटीय घाटा नहीं देखना है अर्थव्यवस्था में, हम एक नए घाटे को देखेंगे। उस घाटे का नाम है क्या? राजकोषीय घाटा। किसने कहा? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह केवल यहां पर ये ना सोचिएगा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को ही फैलाने वाले हैं। मनमोहन सिंह घाटे को भी नई ढंग से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो सुनो, कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। हो क्या रहा है कि सरकारें अपने घाटे को कम दिखा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उधार लाके घाटे को कम करने का काम कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही हैं? उधार ला रही हैं और घाटे को कम करने का काम कर रही है। ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उधारी वाले हिस्से को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी प्राप्ति नहीं बल्कि दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको वापस करना पड़ेगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर घाटे को जीरो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में तो वो आपका घाटे का हिस्सा है ना। एक्चुअल में तो 35 रुपया अगर नहीं उधार लेते तो घाटा होता कि नहीं 35 का, और 35 रुपए का घाटा होता इनका, और 35 रुपए का घाटा होता तो राजकोषीय घाटे में से हम क्या कर दिया? किसको छोड़ दिया? इन्हीं उधारियों को छोड़ दिया, पूंजीगत प्राप्तियों। तो 35 रुपया हमने छोड़ा तो बचा हुआ अमाउंट 135 हुआ। या हम ऐसे कर सकते थे माइनस बजटीय घाटा, क्योंकि माइनस में आई थी ये वैल्यू। वैल्यू किस में आई थी? माइनस में। तो माइनस बजटीय घाटा माइनस, या फिर हम प्लस में ही लिखते हैं तो बजटीय घाटा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कट गया यहां से, तो प्लस में भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। प्लस में लिख दिया बजटीय घाटा प्लस उधारियां। अगर माइनस नहीं लिखा है तो कौन सा सही होगा? बजटीय घाटे में आगे माइनस नहीं लिखा है तो कौन सा सही होगा? प्लस वाला सही करना फिर, ठीक है। यहां राजकोषीय घाटा सरकार की, अर्थात 135 रुपए अब सरकार की उधारियां हो गई, टोटल उधारियां हो गई ना। 135 रुपए उधार लेना पड़ेगा सरकार को। क्लियर हुआ? ठीक है। अब तीसरा घाटे की, बजटीय घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया। एक और घाटा यहां, अब 135 रुपया उधार ले लिया, ठीक है। कितने रुपया ले लिया इन्होंने उधार? 135 रुपया उधार ले लिया। अब जब 135 रुपया यहां पर उधार ले लिया तो अगली साल जो सरकार आएगी उसको उसकी ईएमआई देनी पड़ेगी, उसकी किस्त देनी पड़ेगी,
ठीक है, तो उसका एक हिस्सा जाता है उधारियों की वापसी के रूप में या फिर ब्याज की अदायगी के। भाई 135 रुपये लाए हो तो अगली साल देना पड़ेगा ना, अगली बार। 70 साल से कांग्रेस ले रही है तो उसका हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं। अब सरकार इस बार की कहे क्या, ये मेरा हिस्सा तो है नहीं, पहली सरकारों के कुकर्म है जिसको हम भुगत रहे हैं। उधार ला ला के इन्होंने क्या किया है, हमारा घाटा बढ़ा दिया है, जिसकी हमको किस्तें, और ये 1 रुपया मुझे जो मिल रहा है उसमें 18 रुपया हम ब्याज अदायगी में खर्च कर रहे हैं। तो 18 रुपया अगर बचता मेरा तो घाटा मेरा क्या होता, कम होता कि नहीं। अगर वो 18 रुपया जो ब्याज अदायगी वाला है, पहले की सरकारें जो ला ला के इकट्ठा करती गई, जिसकी मुझे ईएमआई देनी पड़ रही है, किस्तें देनी पड़ रही है, ये मेरे खर्चे नहीं है, ये विकास के मेरे कोई खर्चे नहीं है। अगर वो 18 रुपया बचता तो मैं अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर देता। तो उधार लाना अच्छा विकल्प नहीं है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उधारी आपके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करती है, रोकती है। क्योंकि इस बार, अब आप सोचिए, इस बार मोदी गवर्नमेंट ने अपने बजट में 35 रुपया उधार लिया, मतलब 1 रुपया उन्हें मिलेगा तो 35 रुपया क्या होगा। मान लेते 24 के बाद राहुल गांधी की सरकार आई तो 35 रुपए का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, प्रिंसिपल नहीं जाएगा। तो उधारी की अर्थव्यवस्था ठीक है, किस पर गिरेगी गाज, आने वाले समय पर उस पर। और जब अगर आने वाले समय पर गिरेगी गाज, अगर पलटी सरकार, तो प्रॉब्लम है। तो भविष्य में आगे वाली सरकारें भले ही 10 साल बाद आए, निश्चित तौर पर जोखिम भरी सरकारें होंगी। 100% जो भी सरकार आएगी आगे 10 साल के बाद में, क्योंकि 35 रुपया उधारी बहुत होती है। कभी भी उधारी जो है, ये कहा जाता है कि जीडीपी का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हम लोग लांघ चुके हैं। और ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, बशर्ते बस हम लोग अभी मंदिर में बैठे हुए हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जिस दिन उभर कर आएंगे उस दिन समझ में आएगा कि भारत में भी लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, और ये प्रॉब्लम है। भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई हर महीने किसी को इनकम जनरेट होकर नहीं आ पा रही है, एक प्रॉब्लम भारत में देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ। अब वो घाटा जो कहलाएगा, वो घाटा कहलाएगा प्राथमिक घाटा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक घाटा का मतलब राजकोषीय घाटे में से क्या घटा दिया जाए? ब्याज अदायगी, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वही घटा दिया जाए। 135 रुपया में से मतलब कितना रुपया? 19 रुपया, मतलब 18 रुपया, तो कितना हो गया है? 100, ठीक है। ये क्या है? 19 रुपया, 18 रुपया किस में दे रहे हैं? ब्याज में दे रहे हैं। ये भारत के एक्सपेंडिचर हैं जो जबरदस्ती जा रहा है, जो
जबरदस्ती जा रहा है। ठीक है, सारे घाटे क्लियर हो गए। राजस्व घाटा क्लियर, बजटीय घाटा क्लियर, राजकोषीय घाटा क्लियर। और अब बताओ, समझ में आ रहा होगा। सरकार अगर किसी चीज के दाम बढ़ा रही है तो इसका मतलब है सरकार उनमें टैक्स नहीं होता। बजट में ये चीज महंगी हुई, ये चीज सस्ती हुई, तो इसका तात्पर्य है सरकार टैक्सेस को क्या कर रही है, बढ़ा रही है उन चीजों में, और कुछ चीजों में टैक्सेस को उसने कम करने का कार्य किया है। क्लियर हुआ। सरकार अगर टैक्स में रिबेट दे रही है तो सरकार ये शो कर रही है कि हम टैक्स स्ट्रक्चर में लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें, इसलिए हम टैक्स में उनको छूट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो खर्चा चलानी है। और जब कुछ साधन नहीं मिलेगा तो एट लास्ट सरकार को क्या करना पड़ेगा, उधार लाना पड़ेगा या विनिवेश करना पड़ेगा। भाई विकास तो करना ही करना है, या कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे सरकार एक तरह से लाभ में आ जाए, जैसे टोल टैक्स। पहले क्या होता था, पहले हम अपने गांव जाते थे तो अगर भैया अगर मिल गए मुझे, ठीक है, तो वो 30 रुपए बचाने के लिए ऐसी गलियों से लेकर चलते थे चुंगी बच जाए, इधर से ले लो, इस गांव से चुंगी नहीं लगेगी आगे, भले ही 50 का तेल बर्बाद कर दे। नहीं होता। एक साइकोलॉजी देखो, अभी हो जाए कि कल 2 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, सब अपनी बाइक ऐसे खड़ा कर देंगे और कहेंगे फुल कर दो। अरे बाइक में आता ही है यार 10 लीटर मैक्सिमम से मैक्सिमम, 20 रुपया बचेगा, काहे दिमाग लगा रहे हो, 20 का पेट्रोल जला दिए खड़े करके। यही तो है ना, 1 रुपए बढ़ता है, 2 रुपए बढ़ता है, लोग लाइन में लग जाते हैं, जबकि हकीकत क्या है, 10 रुपए बचा लोगे, 15 बचा लोगे, 20 बचा लोगे, उससे ज्यादा का तेल कि कल से महंगा हो रहा है भाई, अभी एक खबर आ जाए तुरंत की तुरंत। तो भारत की साइकोलॉजी ही इसी तरह की है। टोल लगा, अब क्या है, चिप लग गया है, तो अपने आप ही क्या होता है कि इसीलिए क्या है कि पहले लोगों की जेब से खर्चा होता था, तो जब जेब से खर्चा होता था तो लोगों को दर्द होता है, और कैशलेस इकोनॉमी में दर्द नहीं होता। मकान मालिक को जिस दिन किराया देते होगे उस दिन हाथ कपता हो, पेटीएम करना शुरू करो, हाथ नहीं कपेगा। है? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका समझ में आ गया ना। अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सरकार का घाटा बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करना होगा, सरकार को राजस्व घाटे को कम करना होगा, सरकार को एक तरह से क्या करना पड़ेगा, टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करने पड़ेंगे, ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे, तब इन्फ्लेशन पर कंट्रोल। लेकिन याद रखेंगे एक चीज कि सरकार सबसे पहले प्रशासनिक उपाय ही, बजट वाले उपाय नहीं अपनाती है, याद रखेंगे, ठीक है, वो बजट वाले उपाय नहीं अपनाती है। तीसरा आता है एग्जिम पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, 2 पॉलिसी हो गई ना। एग्जिम पॉलिसी में कुछ है नहीं, ठीक है, एग्जिम नीति सरकार की आय व्यय पर बनने वाली नीति, सरकार की आयात निर्यात पर बनने वाली नीति, पर बनने वाली नीति
एग्जिम पॉलिसी कहलाती। क्या कहलाती है? एग्जिम नीति कहलाती है। ठीक है, अर्थात इन्फ्लेशन की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में आयात पर को बढ़ावा देगी और निर्यात पर रोक लगाएगी। ठीक है, सर अब बस करते हैं, थक गए हैं? कोई तो पहुंचा था 8 बजे तक क्लास के लिए, जोश में था उस दिन लगता है। क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बनेंगे। इस चैप्टर पर जाना अब इन्फ्लेशन पर, तो अब बनना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग करा दिए, इन्फ्लेशन क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, चिंता मत करना। जब आप जाओगे तो आपके बनना अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। और पीसीएस लेवल तक ले जा रहा हूं, चिंता मत करना। पीसीएस में काम आएगा, आईएएस में नहीं, थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, लेकिन पीसीएस लेवल तक पहुंच गए हैं आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सरकार की आयात निर्यात पर बनने वाली नीति एग्जिम पॉलिसी यहां पर कहलाती है। मुद्रास्फीति में आयात को क्या किया जाएगा? वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और निर्यात को क्या किया जाएगा? कम किया जाए। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, पड़ता है कभी कभी ऐसी चीजें, योजनाएं। एक्चुअली में सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए बहुत ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, और गरीबों के लिए ज्यादा आ रही हैं, लेकिन उसका लाभ वास्तव में गरीबों तक नहीं हो रहा है। तो सरकार को अपनी योजनाओं को समाहित करना पड़ेगा और एकीकृत योजना सिस्टम लाना पड़ेगा, एक जैसा सिस्टम। जब एक जैसा सिस्टम होगा तो आपको क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार आप तक चीजें पहुंचे। अब हमको चाहिए चावल, सरकार दे रही है गेहूं। हमको चाहिए दाल, सरकार कह रही है चावल खाओ। जो जैसी आवश्यकता उस हिसाब से पूर्ति हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया ना? तो अगर सरकार का क्वेश्चन बनेगा कि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए क्या